welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya, right? And we have already studied about the part 1 of neural control and coordination, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक्स पढ़े थे एंड वी गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट द एंटायर चैप्टर, जिसमें हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ाई करी, देन वी टॉक्ड अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द sympathetic and parasympathetic nervous system, right? And today, in the part 2 of neural control and coordination, we will be studying about one of the most important topics of this particular chapter, that is action potential or nerve impulse. ये बहुत ही complicated topic लगता है हमेशा से, but I assure you that afterwards, after this particular session, you will not be finding it complicated at all, right? So आज हम इस topic को बहुत detail में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, so that you will be able to understand each and everything about this particular topic. So let's get started. So आज जो हमें टॉपिक कवर करना है दैट इज गोइंग टू बी एक्शन पोटेंशियल, या जिसे हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, करेक्ट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन we'll be talking about the four kind of different situations that takes place in the action potential. ठीक है? All right. So here is your membrane. तो जो फ्लूइड मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके? या फिर हम इसे कह सकते हैं ECF, which is basically your extra cellular fluid. ठीक? And same way the fluid which is present inside the membrane उसे हम कहेंगे intracellular fluid, correct? So we can write it as ICF, which is going to be your intracellular fluid, correct? और ये जो हमारी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एक्सोलेमा, okay? This basically over here is known as your exolemma. अब अगर मैं यहाँ पे चैनल्स की बात करूँ तो हमारे पास 3 डिफरेंट चैनल्स होते हैं. एक होता है हमारा लीक चैनल, the other one is your voltage gated channel, and the third one is your ligand gated channel. ठीक है? Here the first one is your leak channel, जिसमें से जो आपके आयंस हैं वो आते जाते रहते हैं, ठीक है? Because it's a leak channel. ठीक है? The next becomes your voltage gated channel. The voltage gated channel is the most important channel for us, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि कितना वोल्ट प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर और प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के बाहर. मेम्ब्रेन या इस वक्त नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो सारी चीज़ें जो डिसाइड होगी वो आपके वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू ही होगी, ठीक है? एंड देन द थर्ड वन ओवर हियर, दिस इज योर लाइगेंड गेटेड चैनल. अभी फिलहाल अगर हम नीट एग्जाम की बात करें या हम अपने कोर्स की बात करें, सो लाइगेंड गेटेड चैनल इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर अस, ठीक है? हमें सबसे ज़्यादा फोकस जिस चैनल पे करना है दैट इज योर वोल्टेज गेटेड चैनल, ओके? अब अगर ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज ऑल द सिचुएशंस, ऑल द कंडीशंस दैट आर गोइंग टू डेवलप, दैट विल टेक प्लेस थ्रू दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओनली, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली सोडियम एंड पोटेशियम, राइट? ये 2 आयंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. अभी हम जब सिचुएशंस डिस्कस करेंगे तब हम इसमें बातें करेंगे उस बारे में, ठीक है? नाउ वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इज, अगर मैं यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स की बात कर रही हूँ, इसका सीधा साफ मतलब ये है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल इज पास्ड थ्रू योर बॉडी, थ्रू योर न्यूरॉन, so that strong signal, when the strong signal is able to generate a reaction out of it, that is known as your action potential or nerve impulse, ठीक है? तो अगर आपको इसको सीधी साफ भाषा में समझना है, so you can consider it as a strong signal that is able to generate a strong reaction, in answer to that strong signal. ठीक है? So that was the basic introduction about your action potential or nerve impulse. अब अगर मैं बात करूँ कि हमें कितने बारे में पढ़ना है, so we basically have 4 situations जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. The first one is going to be your resting membrane potential.
ठीक है, तो इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्क्स फॉर अस. ठीक है, सो इन दिस कंडीशन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि यहाँ पे जो आपका सिग्नल है, यहाँ पे द सिग्नल इज एब्सेंट. The signal is absent, but the body is still in an alert position. ठीक है? For example, suppose if I am teaching you right now, मुझे किसी का सिग्नल नहीं आया है कि तुरंत अपनी क्लास बंद करो, but my body is an alert state. अगर कोई emergency situation आ गई, अगर मुझे तुरंत कोई सिग्नल आ गया, so I am alert enough to react to that situation. ठीक है? So that is what a resting membrane potential condition is कि आपको कोई सिग्नल नहीं आया है अभी, the signal is absent, but still the body is in an alert state कि जैसे ही सिग्नल आएगा I am able to react to that particular signal. Okay, that is your resting membrane potential, right? अब यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में कि here is your voltage gated channel for example. इस कंडीशन में 3 Na molecules are going outside and 2 K molecules, like 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाते हैं और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा है, बाहर की तरफ ज़्यादा है. सो आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स कहाँ की तरफ हैं, बाहर की तरफ ज़्यादा है. 3 Na molecules are moving outside the membrane and 2 potassium molecules, 2 K plus molecules are coming inside the membrane. ठीक है, यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज से हम यहाँ पे क्या समझते हैं, हम यहाँ पे ये समझते हैं that here जो हमारी मेम्ब्रेन है it is less permeable for sodium molecules and more permeable for potassium molecules. ठीक है, as you can clearly see that 3 Na molecules, 3 sodium molecules are going outside the membrane and 2 potassium molecules are coming inside the membrane. So the membrane over here is less permeable for the sodium molecules and it's more permeable for the potassium molecules. Correct? एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है that the membrane it is impermeable for negatively charged ions and proteins. यहाँ क्योंकि दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटेशियम हो, इसलिए वो एटलीस्ट परमिएबल है, भले ही वो सोडियम के लिए लेस परमिएबल है और पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल है. बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड प्रोटीन्स इट इज इम्परमिएबल, द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि अंदर की तरफ हमारा नेगेटिव साइन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और बाहर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अगर मैं यहाँ वोल्ट की बात करूँ दैट हाउ मच वोल्टेज वुड बी हियर, सो हियर इट्स गोइंग टू बी -70 मिलीवोल्ट. ठीक है, सो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्या क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे सिग्नल एब्सेंट है, 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं. क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन के बाहर है तो पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ हो गया और अंदर कैसा चार्ज हो गया, अंदर हो गया आपका नेगेटिव चार्ज. इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया दैट मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर द पोटेशियम आयन, दैट इज व्हाई इट कैन एंटर इनसाइड द मेम्ब्रेन, and it is less permeable for the sodium ions, that is why the sodium ions are not able to come inside the membrane. Correct? लेकिन क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं तो एटलीस्ट द मेम्ब्रेन इज परमिएबल, बट द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड द प्रोटीन्स ओवर हियर. ठीक है,
और आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है कि यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो द वोल्टेज इज ओवर हियर इज गोइंग टू बी -70 मिली वोल्ट। -70 क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर की तरफ कौन सा चार्ज है? मेम्ब्रेन के अंदर है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंडीशन। अभी हमने फर्स्ट कंडीशन समझी है, दैट इज गोइंग टू बी योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगर मैं सेकेंड कंडीशन की बात करूं, सेकेंड कंडीशन आपकी हो जाती है डीपोलराइजेशन। देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, इट्स कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है जहां पे आपका सिग्नल है प्रेजेंट, सिग्नल इज प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है जी, सो if I look at the diagram of this condition, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि जो आपके सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो खुल जाते हैं। अब अगर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए मतलब वो मेम्ब्रेन के अंदर आ सकता है, correct? So the sodium ion is entering inside the membrane because the voltage gated channel of the sodium is now open. अब क्योंकि ये ओपन हो गया है तो बहुत सारे सोडियम क्या हो जाएंगे? मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। अब अगर सोडियम आयंस मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और बाहर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड नाउ हियर इफ आई टॉक अबाउट द वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका वोल्टेज हो जाएगा +34 मिलीवोल्ट। क्यों हो गया +34? क्योंकि सोडियम आ रहा है अंदर एंड यहाँ पे अंदर का जो चार्ज है वो आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशंस याद रखनी है? यहाँ पे एक तो सिग्नल प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्नल प्रेजेंट है। दूसरी बात ये है यहाँ पे दैट voltage gated channel of sodium ion is open, और ये जो voltage gated channel होते हैं सोडियम के, they are open for short duration but the movement is fast, short but fast, it's open for short duration but the movement is faster over here. So a lot of sodium ions can enter inside the membrane and that is why the charge inside the membrane would turn out to be positive. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है influx of sodium ion, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है सोडियम आयन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? influx of sodium ion। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक influx कैसे होगा? From extracellular fluid to intracellular fluid, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। सो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई? ये आपकी सिचुएशन हो गई डीपोलराइजेशन की सिचुएशन। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड सिचुएशन। अब हम थर्ड की बात करेंगे। जो थर्ड आपकी यहाँ पे सिचुएशन होगी उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, ठीक है, सो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इफ इट्स रीपोलराइजेशन so the things are going to get back to what it was। तो यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी आपका सिग्नल होता है प्रेजेंट। Now if I talk about the diagrammatic representation, so here what is happening, यहाँ पे जो आपके पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो गए हैं। ठीक है, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल हो गए हैं ओपन। सो पोटेशियम का क्या होगा? अब पोटेशियम मेम्ब्रेन के अंदर से मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ ट्रैवल करना, मूव करना चालू कर देगा। अब क्योंकि पोटेशियम आयन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटसाइड वी विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इनसाइड वील हैव negative charge. So again the condition will come back to which voltage? It will come back to -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तभी हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तभी हम इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे आप अगर आप कंडीशंस देखो तो क्या क्या हो जाएंगी? एक तो सिग्नल है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। नाउ हियर द वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ
the potassium ion is open and here जो इसका voltage gated channel होता है, it opens for long duration but the movement is slow. Sodium का था for short duration but the movement was faster. Potassium voltage gated channel it opens for a longer duration but here the movement is slow. ठीक है, so that is a difference between the voltage gated channel of sodium and potassium. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या हो रहा था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम जो था वो बाहर से अंदर ट्रैवल कर रहा था. यहाँ पे पोटेशियम कैसे ट्रैवल कर रहा है, अंदर से बाहर ट्रैवल कर रहा है. सो इट विल बी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम. ओके, दिस विल बी नोन एज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन. अब क्योंकि अंदर से बाहर ट्रैवल कर रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड. ठीक है, सो यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है एंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज नोन एज रीपोलराइजेशन. करेक्ट. अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट सिचुएशन की, जिसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन. ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. दिस इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन. जो पिछली सिचुएशन है वो यहाँ पे हो रही है कंटिन्यू. एज आई टोल्ड यू कि जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खुलते हैं और जो मूवमेंट है वो स्लो होता है, लेकिन खुल तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहे हैं, राइट. सो बिकॉज जब वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खुलते हैं तो बहुत सारे पोटेशियम आयन क्या होते हैं, बाहर की तरफ ट्रैवल कर लेते हैं. सो हियर इज द पोटेशियम आयन, इनके वोल्टेज गेटेड चैनल बहुत देर के लिए बाहर है, बहुत देर के लिए खुले हुए. दैट इज वाई द पोटेशियम आयन इज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड to the extracellular fluid. So a lot of potassium ion has now traveled from ICF to ECF, जिस वजह से बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है, और अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया. दैट इज वाई यहाँ का जो वोल्टेज है ये कितना हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट. ठीक है, because of the reason that the voltage gated channel of the potassium ion was opened for a longer duration of time. ठीक है, तो इसलिए हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन. So what you need to remember over here, again, voltage gated channel of potassium ion was opened for longer duration, hence more number of potassium ions moved from intracellular fluid to extracellular fluid, and that is why the voltage over here has changed from -70 millivolt to -90 millivolt, क्योंकि अंदर जो है ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अब हो चुका है. ठीक है, so these are the 4 conditions that takes place during action potential or the nerve impulse that you need to remember. ठीक है, अब हम इन चारों को समराइज करने के लिए we will have a look at the graphical representation of action potential, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, so let's have a look at the graphical representation of action potential. ठीक है, so here I'll make a graph. All right. Here is your A, here is B, this point is no,
let's consider this point as C, this point as D and this point as E. Alright? और अगर मैं यहाँ पे volts mention कर दूँ, so here it's minus 90 millivolt, this one is 70 millivolt and this one would be plus 34 millivolt. ठीक है? So now if you look at the conditions over here, इस अगर आप ग्राफ के थ्रू सारे सिचुएशंस और सारे एक्शन पोटेंशियल के सिनेरियोज को समझो तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, बिकॉज इफ़ यू लुक एट ए टू बी, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है, -70 वोल्ट है, -70 मिली वोल्ट है, करेक्ट. सो ए बी ओवर हियर इज व्हाट, दिस इज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. करेक्ट. अगर मैं बी सी की बात करूं, सो बी सी पे आपका वोल्ट कितना है, +34 मिली वोल्ट है. ठीक है, मतलब बी सी क्या हो गया, बी सी इज डीपोलराइजेशन. अगर मैं सी डी की बात करूं, सो सी डी वापस कहाँ पे आ गया आपका, -70 मिली वोल्ट पे आ गया सी डी. ठीक है, सो सी डी वुड बी व्हाट, इट वुड बी योर रीपोलराइजेशन. ठीक है, एंड फाइनली इफ आई टॉक अबाउट डी ई, तो डी ई यहाँ पे और नीचे चला गया है. यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना आ रहा है, -90 मिली वोल्ट आ रहा है. तो आपका डीई क्या हो गया, डीई वुड बी योर हाइपर पोलराइजेशन. ठीक है, so that exactly was your action potential, and now we have summarized your action potential or the nerve impulse with the help of this graphical representation over here. ठीक है, now there are a few more topics, in fact just one major topic that is remaining, which is going to be your brain, that we will wrap up in the third part and the last part of neural control and coordination. Also one more thing I would like to add with this, that अगर आप माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे भी कंपेयर करो एक्शन पोटेंशियल को, सपोज दिस इज योर माइलिनेटेड न्यूरॉन, ओके, एंड हियर वी कैन टॉक अबाउट योर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स. आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता है, नाम में ही मेंशन्ड है. माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीथ का प्रेजेंस होगा, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में जो माइलिन शीथ है वो आपकी एब्सेंट होगी. करेक्ट, दैट इज द डिफरेंस ओवर हियर. नाउ अगर मैं यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल की बात करूं, सो हियर इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन जंपिंग अकर्स and the conduction is faster. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ये न्यूरॉन है, यहाँ पे आपके 3 चैनल्स बने हुए हैं, ये दूसरा न्यूरॉन है जहाँ पे वापस 3 चैनल्स बने हुए हैं. सो यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन या इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस ओवर हियर इज डीपोलराइज्ड, ये इसे डीपोलराइज करेगा. सो यहाँ से यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया. ठीक है, और पहले वाला क्या हो गया, पहले वाला फिर आपका रीपोलराइज्ड हो गया. एंड जब ये तीसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, सो यहाँ से यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया. अब ये पहले वाला क्या हो गया, रीपोलराइज्ड हो गया. ठीक है, सो इस तरह से जंपिंग अकर्स एंड द कंडक्शन इज वेरी फास्ट इन द केस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन. अगर मैं वहीं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करूं, सो हियर नो जंपिंग अकर्स. Okay, and the conduction is comparatively slow. The conduction is slow over here because if I talk about the diagram, यहाँ पे जितने भी channels हैं
यहाँ से यहाँ इस तरीके से इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी. सो नो जंपिंग अकर्स एंड द कंडक्शन विच इज हैपनिंग इन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वुड बी वेरी स्लो कंपेरेटिवली. ठीक है. So that was all about the action potential or the nerve impulse over here, and that is how we are done with part 2 of neural control and coordination. Next up, part 3 of neural control and coordination will be coming up, where we will be wrapping up the last topic of the chapter, that is going to be your brain, and that is how we will be done with the chapter. Thank you.